नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर। केवड़िया के एकता नगर में ई बसों को दिखाएंगे हरी झंडी। 2 दिवसीय दौरे के दौरान पीएम मोदी 1140 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में करेंगे चुनावी रैली। मुजफ्फरपुर और छपरा में एनडीए प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे पीएम मोदी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एकता नगर में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को करेंगे संबोधित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार में भरेंगे चुनावी हुंकार। लखीसराय, मुंगेर, नालंदा और पटना में एनडीए प्रत्याशियों के लिए करेंगे चुनावी प्रचार। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पूरे दमखम के साथ चुनावी प्रचार में उतरेंगे। बिहार में नालंदा के नगर नौसाह और बेगूसराय के बरौनी में 2 जगहों पर जनसभाओं को करेंगे संबोधित। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल मुंबई में चल रहे इंडियन मैरीटाइम वीक के दूसरे दिन समुद्री गलियारे, रणनीतिक संपर्क के माध्यम से व्यापार को गति देने के उद्घाटन सत्र में देंगे भाषण। संसदीय कार्य मंत्रालय आयोजित करेगा राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन का 3रा राष्ट्रीय सम्मेलन। केंद्रीय संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू करेंगे सम्मेलन की अध्यक्षता। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन भी होंगे शामिल। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू बेंगलुरु के नागरिक उड्डयन पर दक्षिणी क्षेत्र के मंत्रियों के सम्मेलन और विंग्स इंडिया 2026 के रोड शो में लेंगे भाग। भारत में स्थित जर्मन दूतावास में जर्मन राष्ट्रीय दिवस समारोह में भी भाग लेंगे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस में शामिल होंगे राजनाथ सिंह। 1 नवंबर को मलेशिया के कुआलालंपुर में होगी आयोजित। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस दौरान राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस के 15 वर्षों पर चिंतन और आगे की राह तय करने संबंधी विषय पर अपने विचार साझा करेंगे। इसके साथ ही रक्षा मंत्री दूसरी आसियान भारत रक्षा मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक में भी हिस्सा लेंगे। कल मलेशिया की अध्यक्षता में होगी ये बैठक। आसियान के सभी सदस्य देशों के रक्षा मंत्री रहेंगे मौजूद। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूरोपीय संसद की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समिति के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर एफटीए पर की चर्चा। 2025 के अंत तक समझौता पूरा करने का है लक्ष्य। बिहार विधानसभा चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का महागठबंधन पर आरोप। सिर्फ विशेष समुदाय की बात करता है महागठबंधन। सीएम योगी ने भी राजद और कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। शहाबुद्दीन के बेटे पर किया कटाक्ष, कहा जैसा नाम वैसा ही काम। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। बिहार ने लालू का शासनकाल देखा है, तेजस्वी भी उनके नक्शे कदम पर चलेंगे। महागठबंधन के साझा चुनावी घोषणा पत्र जारी करने पर सम्राट चौधरी का तंज। महागठबंधन के चुनावी घोषणा पत्र में लालू को नहीं मिली जगह। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आरजेडी पर तीखा हमला किया है। अगर एक मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा तो मोहम्मद का बेटा भी बन सकता है मुख्यमंत्री। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की महागठबंधन के प्रत्याशियों को विजय बनाने की अपील। सभी समाज और धर्मों की होगी महागठबंधन सरकार। बिहार को आगे ले जाना है प्राथमिकता। चुनाव आयोग की नई पहल। मतदाताओं की हर शिकायत के निपटारे के लिए 2 प्रमुख सुविधाओं को किया और मजबूत। 1950 हेल्पलाइन और बीएलओ के साथ बुक अ कॉल से होगा त्वरित समाधान।
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का किसानों को तोहफा, गन्ने का मूल्य बढ़ाया। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने जताया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार। सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत नजरबंदी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। अब 24 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। जम्मू कश्मीर के अखनूर में बीएसएफ ने किया अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 5 किलोमीटर की ट्रायल मैराथन रैली का आयोजन। 100 से अधिक प्रतिभागियों ने लिया भाग। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के दक्षिण पश्चिम पालम में पुलिस ने एक अवैध नाइजीरियन प्रवासी को किया गिरफ्तार। पिछले 7 वर्षों से बिना वैध वीजा दस्तावेजों के भारत में रह रहा था। दिल्ली मेट्रो ने उठाया बड़ा कदम। छठ समापन के बाद प्रवासियों के लौटने को ध्यान में रखते हुए अब सुबह 5:15 से चलेंगी मेट्रो। येलो, ब्लू और पिंक लाइन पर मिलेगी सुविधा। चेन्नई में नौकरी के बदले रिश्वत घोटाले में ईडी ने तमिलनाडु पुलिस को सौंपी 232 पन्नों की रिपोर्ट। राज्य के नगर प्रशासन एवं जलापूर्ति विभाग में 2538 पदों पर भर्ती में बड़े घोटाले का लगा है आरोप। भारत रूस सैन्य सहयोग कार्य समूह की बैठक हुई आयोजित। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को गहराई देने पर की विस्तृत चर्चा। सैन्य संबंध होंगे और सशक्त। आंध्र प्रदेश में कमजोर हुआ चक्रवाती तूफान मोंथा। मौसम विभाग रख रहा है हालात पर नजर। मौसम विभाग की तटीय इलाकों में सतर्कता बरतने की सलाह। हालांकि कोई बड़े खतरे का नहीं अनुमान। सरकार के प्रारंभिक आकलन के अनुसार अब तक चक्रवात में 2.14 लाख एकड़ फसल बर्बाद। 2294 किलोमीटर सड़कें भी क्षतिग्रस्त। एनएचएआई ने वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए जारी की एसओपी में सड़क रखरखाव से लेकर वायु गुणवत्ता निगरानी तक के प्रावधान। निर्माण सामग्री ढकने अब होगा अनिवार्य। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औद्योगिक एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। दिसंबर तक गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा करने के दिए निर्देश। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का जम्मू कश्मीर के लोगों को मिल रहा है लाभ। योजना के तहत राजौरी में अब तक 27,500 से ज्यादा मरीजों को मिला मुफ्त उपचार। 3 नवंबर को होगी हरियाणा सरकार के मंत्रिमंडल की अगली बैठक। विकास से जुड़े कई मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में उज्ज्वला योजना 3.0 का आगाज। 13,761 गरीब परिवारों को मिलेगा फ्री गैस सिलेंडर। पंजाब में सीबीआई ने निलंबित पंजाब आईपीएस अधिकारी हरचरण सिंह भुल्लर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का नया मामला दर्ज किया। 16 अक्टूबर को चंडीगढ़ में कार्यालय से किया गया था गिरफ्तार। ब्रह्मा आरती के साथ आज होगा पुष्कर मेले का आगाज। डिप्टी सीएम दिया कुमारी रहेंगी मौजूद। ब्रह्मा आरती के बाद पश्चात पुष्कर की लोक परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करती सांस्कृतिक यात्रा निकाली जाएगी। स्थानीय कलाकार अपने पारंपरिक वाद्य यंत्रों के बिखेरेंगे पुष्कर की सांस्कृतिक छटा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, जुबिन गर्ग की आखिरी फिल्म रोई रोई बिनाले 31 अक्टूबर को होगी रिलीज। इसके साथ ही सीएम हेमंता ने कहा कि फिल्म रोई रोई बिनाले से एकत्र जीएसटी के राज्य सरकार का हिस्सा जुबिन गर्ग द्वारा स्थापित कलागुरु आर्टिस्ट फाउंडेशन को दिया जाएगा। सांसद कंगना रनौत बुधवार को मंडी में जिला विकास समन्वय समिति यानी दिशा समिति की बैठक में हुई शामिल। अधिकारियों के साथ स्थानीय विषयों पर की चर्चा और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इसके साथ ही गैर सरकारी सदस्यों द्वारा उठाए गए मामलों को गंभीरता से लेने और शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने पर भी दिया जोर। 6 साल बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण कोरिया के बुसान में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ की मुलाकात। मुलाकात के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमारी मुलाकात बहुत सफल रहने वाली है। हम दोनों के बीच हमेशा से रहे हैं बहुत अच्छे संबंध।
मुंबई एयरपोर्ट पर ड्रग तस्करी का बड़ा खुलासा, 4 दिनों में 12 किलो हाइड्रोपोनिक वीड जब्त, 6 गिरफ्तार। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के लिए ताज़ा रिपोर्ट जारी की है। क्षेत्र में चक्रवात मोन्था के कमजोर पड़ने से बारिश का असर, तमिलनाडु के कई इलाकों में बदला मौसम का मिजाज। वैज्ञानिक परिदृश्य में भारत को सशक्त करने की नींव रखने वाले डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की आज 116वीं जयंती है। भारत के विज्ञान को दी एक नई पहचान। भारत के परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने और महाशक्ति बनकर उभरने की दूरदर्शी और वैज्ञानिक सोच ने बदला देश का भविष्य। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय नवजागरण के अग्रदूत, आर्य समाज के संस्थापक महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने स्वतंत्रता सेनानी पसुम्पोन मुथुराम लिंगा थेवर को उनकी 118वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। बुलेटिन में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार 2 ऐतिहासिक उपलब्धियां दर्ज की हैं। पहला, कुल ऊर्जा उत्पादन में 500 गीगावाट का आंकड़ा पार किया और दूसरा, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में कुल मांग का 50% उत्पादन क्षमता हासिल की। 29 जुलाई को देश की कुल बिजली मांग का 51.5% हिस्सा रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा हुआ। ऐसा पहली बार हुआ है जब एक ही दिन में भारत की आधी से ज्यादा बिजली हरित स्रोतों से आई। वित्त वर्ष 2025-26 में नॉन फॉसिल स्रोतों से 28 गीगावाट नई क्षमताएं जुड़ी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 10 दिसंबर 2025 कर दी है। यानी अब टैक्स पेयर्स को करीब 40 दिन का अतिरिक्त समय मिल गया है। ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की तारीख भी 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 10 नवंबर 2025 कर दी गई है। CBDT ने यह फैसला टैक्स पेयर्स, ऑडिटर्स और प्रोफेशनल्स की मांग को देखते हुए लिया है ताकि समय पर और बिना पेनल्टी के रिटर्न फाइल किया जा सके। केंद्र सरकार की कोल्ड चेन योजना से किसानों की आय में वृद्धि हुई है और रोजगार के अवसर भी बढ़ गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 2008 से अब तक 395 कोल्ड चेन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें 291 पूरी होकर चालू हैं। इन योजनाओं से सालाना 25.52 लाख मीट्रिक टन संरक्षण क्षमता, 114.66 लाख मीट्रिक टन प्रसंस्करण क्षमता और 1.74 लाख रोजगार अवसर सृजित हुए हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम ने कोयला शक्ति स्मार्ट कोल एनालिटिक्स डैशबोर्ड लॉन्च किया है, जो डिजिटल बदलाव और स्मार्ट लॉजिस्टिक्स की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। एशिया प्रशांत क्षेत्र में कमर्शियल रियल एस्टेट निवेश 2025 की तीसरी तिमाही में अब तक के उच्चतम स्तर के साथ 63.8 अरब डॉलर तक पहुंच गया है।
LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में एकल आधार पर शुद्ध लाभ 2% बढ़कर 1,354 करोड़ रुपए हो गया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्य श्रृंखला में घरेलू विनिर्माण को बढ़ाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए ऐसा करना जरूरी है। नीति आयोग ने कहा कि जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 25% तक बढ़ाने और 10 करोड़ से ज्यादा रोजगार सृजित करने के लिए इस क्षेत्र को मजबूत, वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी और प्रौद्योगिकी रूप से उन्नत बनाने की जरूरत है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत की तेज आर्थिक वृद्धि दर में एनर्जी और मैरीटाइम सेक्टर की अहम भूमिका है और ये राष्ट्र के विकास के 2 मजबूत स्तंभ हैं। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों ने वित्त वर्ष 2026 के सितंबर तिमाही में नेट एडवांसेस में सालाना आधार पर 11.3% की बढ़त दर्ज की। ये बढ़ोतरी रिटेल और MSME लेंडिंग में तेजी के कारण दर्ज की गई है। भारत के डिजिटल पेमेंट स्पेस में UPI का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। इस कारण 2025 की पहली छमाही में UPI लेनदेन की संख्या सालाना आधार पर 35% बढ़कर 106.36 अरब हो गई है। मुंबई में आयोजित मैरीटाइम वीक 2025 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जहाजों के निर्माण और उसके मरम्मत के साथ हमारा लक्ष्य 2047 तक शीर्ष 5 जहाजों निर्माण देश में से एक बनने का है। सोलेक्स एनर्जी अपनी सौर मॉड्यूल और सेल निर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 2030 तक 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की योजना बना रही है। दूरसंचार विभाग का लक्ष्य ग्रामीण भारत में डिजिटल खाई पाटने के लिए समृद्ध ग्राम फिजिकल सर्विसेज पायलट प्रोजेक्ट को लागू करना है। समझौते समृद्ध ग्राम फिजिकल सेवा पायलट को शुरू करने के लिए किए गए हैं, जिसका उद्देश्य भारत नेट इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ उठाते हुए भौतिक और डिजिटल सेवाओं के सहज एकीकरण के माध्यम से ग्रामीण भारत को बदलना है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने विश्वास जताया कि वित्त वर्ष 2026 में जीडीपी ग्रोथ रेट 7% तक पहुंच सकती है। सरकार की ओर से जीएसटी दरों में कटौती का फायदा उठाते हुए लोगों ने त्योहारी सीजन में न सिर्फ जमकर कारें खरीदी बल्कि छूट का इस्तेमाल बेहतर और अपग्रेड मॉडल के वाहन खरीदने में भी किया। अमेरिका के मैकुलो फाउंडेशन की रिपोर्ट टीकाकरण ऑटिज्म पर विवाद बढ़ गया है। रिपोर्ट में टीकाकरण पर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बचपन में लगने वाले टीके ऑटिज्म के खतरे को बढ़ा रहे हैं। फेवेला के निवासियों ने बुधवार को रियो डी जेनेरियो के सरकारी महल तक मोटरसाइकिलों पर सवार होकर प्रदर्शन किया और पुलिस कार्रवाई के बाद न्याय की मांग की, जिसमें कम से कम 119 लोग मारे गए थे, जो ब्राजील के इतिहास में सबसे घातक कार्रवाई बन गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्होंने दक्षिण कोरिया को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी बनाने की मंजूरी दे दी है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दक्षिणी इजरायल स्थित एक सैन्य अड्डे का दौरा किया, जहां अमेरिकी सैनिक युद्ध विराम की निगरानी कर रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा कि वो सुनिश्चित करना चाहते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप और हमास को निरस्त्र करने और गाजा को असैन्य बनाने के जिस लक्ष्य पर सहमत हुए थे वो अंततः प्राप्त हो। इजरायल ने हमास द्वारा किए गए एक हमले में एक इजरायली सैनिक के मारे जाने के बाद दिन भर बमबारी की, जिसमें 104 लोग मारे गए। इजरायली सेना के अनुसार उसने गाजा के उत्तर में एक और हवाई हमला किया, जहां उसके अनुसार हथियार रखे गए थे। इजरायल ने कहा कि वो अभी भी फिलिस्तीनी क्षेत्र में युद्ध विराम को बनाए रखने का इरादा रखता है। उसने कहा कि वो युद्ध विराम समझौते का पालन करता रहेगा और इसके साथ ही जवाबी कार्रवाई का कड़ा जवाब भी देगा। कैरेबियाई सागर से उठा तूफान मेलिसा बहुत तेजी से बढ़कर सबसे खतरनाक श्रेणी का चक्रवात बन गया है। 2025 का अब तक का सबसे शक्तिशाली चक्रवात मेलिसा ने इस समय हैती और जमैका में तबाही मचा रखी है। हैती में इस चक्रवात के कारण 25 लोगों की मौत हो गई है। हैती प्रशासन ने करीब 7 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है।
तूफान मेलिसा ने जमैका में तबाही मचा दी है। कैरेबियाई द्वीप राष्ट्र में अब तक का सबसे शक्तिशाली तूफान है और पूर्वी क्यूबा में भीषण रूप से पहुंचा, जिससे सैंटियागो शहर तबाह हो गया। जमैका को $22 अरब का नुकसान हुआ है। मेलिसा चक्रवात की वजह से भारी बारिश हो रही है, जिससे नदियों का पानी शहरों और गांवों में घुस गया है। चक्रवात मेलिसा की रफ्तार शुरू में 110 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन सिर्फ 24 घंटे में इसकी रफ्तार 225 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। मैक्सिकन राष्ट्रपति क्लाउडिया शनबाम ने कहा है कि वो अमेरिका के 13 मैक्सिकन एयरलाइन मार्गों की मंजूरी रद्द करने और मैक्सिको सिटी के फेलिप एंजल्स अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से संयुक्त यात्री और कार्गो उड़ानों को रद्द करने के अमेरिकी फैसले से असहमत हैं। बाल्टिक गणराज्य की सरकार ने कहा कि तस्करों के गुब्बारों द्वारा हवाई क्षेत्र में हाल ही में की गई बाधा के कारण लिथुआनिया और बेलारूस के बीच सीमा पार करना अधिकांश यात्रियों के लिए नवंबर के अंत तक बंद रहेगा। नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के प्रवक्ता ने कहा कि एवरेस्ट बेस कैंप के पास फंसे हुए ट्रैकर्स को बचाने के लिए लोबुचे जा रहा एक छोटा निजी हेलीकॉप्टर बुधवार को उतरने के प्रयास में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी के प्रमुख ने बुधवार को कहा कि पश्चिमी दारफुर क्षेत्र के एक शहर के अस्पताल में 460 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिसे सप्ताहांत में सूडानी अर्धसैनिक बलों ने अपने कब्जे में ले लिया था। 500 दिनों से अधिक की घेराबंदी के बाद अल-फशर शहर पर अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स ने कब्जा कर लिया। महिला क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में मेजबान भारत का सामना मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से होगा। भारतीय टीम ने आज तक कभी विश्व कप नहीं जीता है, वहीं ऑस्ट्रेलिया 7 बार की चैंपियन है। विश्व कप के नॉकआउट मुकाबलों में दोनों टीमों का रिकॉर्ड देखें तो दोनों टीम कुल 3 बार आमने सामने हुई हैं, जहां ऑस्ट्रेलिया ने 2 बार बाजी मारी, वहीं भारत ने 1 मैच जीतने में कामयाबी हासिल की। महिला क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहली बार पहुंची दक्षिण अफ्रीका इंग्लैंड को 125 रन से हराया। 2 नवंबर को भारत या ऑस्ट्रेलिया से होगा फाइनल मुकाबला। दक्षिण अफ्रीकी कप्तान लॉरा वोल्वॉट और ऑलराउंडर मैरिजाने कैप ने लिखी जीत की कहानी। लॉरा ने खेली 169 रन की शानदार पारी, तो मैरिजाने ने हासिल की 5 विकेट। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कैनबरा में खेला गया पहला T20 मैच बारिश की भेंट चढ़ गया। दोनों टीमों के बीच सीरीज का अगला मुकाबला अब शुक्रवार को खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच सीरीज का दूसरा मुकाबला शुक्रवार को मेलबर्न में खेला जाएगा। 2024 T20 विश्व कप के बाद से टीम इंडिया ने केवल 3 T20 मुकाबले गंवाए हैं। पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा करियर में पहली बार दुनिया के नंबर 1 वनडे बल्लेबाज बने। रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के आखिरी मैच में शतकीय पारी खेली थी और भारत को जीत दिलाई थी। वेस्ट इंडीज ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे T20 मुकाबले को 14 रन से जीता। सीरीज में बनाई 2-0 की अजय बढ़त। अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैच की T20 सीरीज के पहले मैच को अफगानिस्तान ने 53 रन से जीता। 1-0 से सीरीज में आगे हुई टीम। पहले महिला दृष्टिबाधित T20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम की जर्सी का हुआ अनावरण। 11 नवंबर से भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में आयोजित होगी प्रतियोगिता। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पेफी स्टेट एथलेटिक्स मीट 2025 की शुरुआत हो चुकी है। कार्यक्रम का उद्घाटन खेल सचिव हरिरंजन राव ने किया। लीग कप के अंतिम 16 के मुकाबले में मैनचेस्टर सिटी ने स्वानसी सिटी को 3-1 से हराया। जीत के साथ मैन सिटी की टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। हांगकांग ओपन में पहले राउंड से रिटायर हुई केटी बोल्टर चोट के चलते काफी दिक्कत में दिखी बोल्टर। पेरिस मास्टर्स में आज कैमरन नोरा का सामना अंतिम 16 के मैच में वाचरवुड से होगा। कार्लोस अल्कराज को हराकर बनाई है अंतिम 16 में जगह। इटली के यानिक सिनर ने भी अंतिम 16 में जगह बनाई। बेल्जियम के जिजो बर्गस को 6-4, 6-2 से दी मात। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।